जरा इन तस्वीरों को देखिए, आपको लग रहा होगा कि देश और दुनिया से कोरोना का खात्मा हो चुका है। तभी ये लोग इतनी आराम से क्रिसमस और नए साल के लिए शॉपिंग करने निकले हैं, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है। भारत में आज भी कोरोना के 7,000 से ज्यादा मामले सामने आए हैं और यही नहीं, कोरोना के सबसे खतरनाक वेरिएंट ओमिक्रॉन के मामले 250 पार जा चुके हैं। देश में कोरोना के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन की आहट के बीच कोरोना संक्रमित बढ़ते जा रहे हैं। स्वास्थ्य विशेषज्ञ इसको लेकर चेतावनी भी जारी कर रहे हैं, पर लोग पूरी तरह से बेपरवाह नजर आ रहे हैं। ये तस्वीर दिल्ली की सबसे व्यस्त बाजार में से एक सरोजनी नगर की है, जहां लोग बाहर निकलते समय ना तो मास्क लगा रहे हैं और ना ही 2 गज की दूरी का ध्यान रख रहे हैं। ये हाल सिर्फ सरोजनी का ही नहीं है, बल्कि दिल्ली की तमाम बाजारें, जिनमें लाजपत नगर और करोल बाग जैसे बाजार भी शामिल हैं, हर जगह यही नजारा देखने को मिलेगा। मैं मौजूद हूँ सरोजनी नगर मार्केट में। यहाँ तस्वीरें अपने आप में ही सारी जो चीज़ें बयां कर देंगी। ये देखिए, ये सरोजनी मार्केट है, सैकड़ों की संख्या में यहाँ पर भीड़ है और जिस तरह से पिछले 2 दिनों में कोविड के मामले बढ़े हैं, ये कहीं ना कहीं अपने आप में एक खतरे की घंटी बनी हुई है। जब हमारा कैमरा सरोजनी पहुंचा तब हमारे भी होश उड़ गए। बाजारों में हमेशा की तरह भारी भीड़ उमड़ रही है। इक्का दुक्का लोग ही मास्क पहने हुए नजर आए और वो भी बस औपचारिकता के लिए। ये तस्वीर चिंताजनक है। अगर विशेषज्ञों की बात करें तो उन्होंने पहले ही कह दिया है कि कोरोना का नया स्वरूप पहले से ज्यादा संक्रामक है। दूसरी लहर में क्या हुआ था ये अभी भी लोगों के जहन में ताजा है, फिर भी इस तरह की लापरवाही जारी है। दूसरी लहर में अस्पतालों में हाहाकार मच गया था, ऑक्सीजन मिल नहीं पा रहा था, लोग सड़कों पर दम तोड़ रहे थे, यहाँ तक कि मृतकों के अंतिम संस्कार के लिए लकड़ियां तक नहीं मिल पा रही थी। लेकिन इस नज़ारे को देखकर यही लग रहा है कि शायद लोग वो मंजर भूल गए हैं। अधिकतर लोग मास्क लगाए हुए हैं, लेकिन कुछ लोग अब भी लापरवाह हैं, इस चीज़ को नज़रअंदाज कर रहे हैं कि जिस तरह कोविड 2 था उसमें हमने देखा कि किस तरह से ऑक्सीजन और बेड की कमी हुई। लेकिन फिलहाल अभी स्थिति इतनी भयंकर बाज़ारों में बनी हुई है कि जो डर है वो कहीं ना कहीं फिर से एक बढ़ता नज़र आ रहा है। हालांकि पुलिस प्रशासन और सिविल डिफेंस के कर्मचारी यहाँ पर लोगों के चालान करते हुए नज़र आ रहे हैं और उन लोगों पर नज़र बनाए हुए हैं जो लोग लापरवाही बरत रहे हैं। लेकिन फिलहाल लोगों को ये सोचना होगा कि जिस तरह से वो भारी संख्या में उमड़ रहे हैं वो कहीं ना कहीं कम हो। वैसे तो देवभूमि उत्तराखंड में मौसम पूरे साल लुभावना बना रहता है और खासकर दिसंबर और जनवरी में उत्तराखंड में सर्दियां चरम पर होती हैं। लेकिन प्रदेश कांग्रेस में राजनीतिक सरगर्मियां काफी तेजी से करवट ले रही हैं। पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत के बगावती तेवरों ने उत्तराखंड कांग्रेस में जमी बर्फ की चादर पिघलना शुरू कर दिया है। उत्तराखंड में विधानसभा चुनाव से पहले कांग्रेस की मुश्किलें पूर्व सीएम हरीश रावत के उन ट्वीट्स ने बढ़ा दी हैं जिसमें उन्होंने संगठन के कामकाज को लेकर नाराजगी जाहिर की थी। माना जा रहा है कि रावत की नाराजगी कांग्रेस विधायक दल के नेता प्रीतम सिंह को लेकर है। यही वजह है कि आला कमान ने दोनों को दिल्ली तलब किया है। बताया जा रहा है कि राहुल गांधी इन दोनों नेताओं से मुलाकात कर सकते हैं। रावत ने अपने ट्वीट में लिखा, है ना अजीब सी बात, चुनाव रूपी समुद्र को तैरना है। सहयोग के लिए संगठन का ढांचा अधिकांश स्थानों पर सहयोग का हाथ आगे बढ़ाने के बजाय जिस समुद्र में तैरना है, सत्ता ने वहां कई मगरमच्छ छोड़ रखे हैं। जिनके आदेश पर तैरना है उनके नुमाइंदे मेरे हाथ पांव बांध रहे हैं। अब बहुत हो गया, बहुत तैर लिए, अब आराम का समय है। चुनाव से पहले हरीश रावत की इस नाराजगी सामने आना कांग्रेस के लिए परेशानी खड़ा कर सकता है। बीजेपी इसे मुद्दा बनाए या पंजाब जैसे हालात बने, उससे पहले कांग्रेस इस स्थिति को संभालने की कोशिश में जुट गई है। सूत्रों ने बताया है कि पार्टी हाईकमान ने प्रदेश प्रभारी देवेंद्र यादव को स्थिति जल्द से जल्द संभालने के निर्देश दिए हैं। वहीं पंजाब के पूर्व सीएम कैप्टन अमरिंदर सिंह ने उनके ट्वीट पर चुटकी लेते हुए कहा कि जो बोओगे वही काटोगे। आपके भविष्य के प्रयासों के लिए शुभकामनाएं हरीश रावत जी। वहीं कैप्टन के बाद श्री आनंदपुर साहिब के सांसद मनीष तिवारी ने हरीश रावत के बहाने कांग्रेस हाईकमान को निशाने पर लिया। उन्होंने कहा कि पहले असम, फिर पंजाब और अब उत्तराखंड भोग पूरा ही डालेंगे, कोई कसर न रह जाए।
गौरतलब हो कि जब हरीश रावत पंजाब के प्रभारी थे तब अमरिंदर सिंह को मुख्यमंत्री के रूप में राज्य से हटा दिया गया था। अब रावत को नई टीम के साथ तालमेल बिठाने के लिए राज्य में उसी समस्या का सामना करना पड़ रहा है। उसी धमक और उसी चमक के साथ प्रधानमंत्री मोदी एक बार फिर उत्तर प्रदेश की धरती पर पहुंचे। 10 दिन पहले ही पीएम मोदी ने वाराणसी की कायाकल्प की झांकी पूरे देश को दिखाई थी और अब नए वादों और इरादों की फेहरिस्त लेकर एक बार फिर पीएम भोलेनाथ के दरबार में हाजिरी लगाने पहुंचे। दिव्य काशी भव्य काशी के मिशन को नई ऊंचाइयों पर पहुंचाते हुए गुरुवार को पीएम मोदी ने ग्रामीण अर्थव्यवस्था को रफ्तार देने वाले इंजन को आगे बढ़ाते हुए करखियाव में 2100 करोड़ के प्रोजेक्ट्स का शिलान्यास और लोकार्पण किया। इसके अलावा 1,70,000 पशुपालकों के बैंक खाते में 35 करोड़ से ज्यादा का बोनस भी ट्रांसफर किया। अपने संबोधन के कुछ देर बाद ही विपक्ष को गाय पर राजनीति करने को लेकर आड़े हाथों लेते हुए पीएम मोदी ने कहा कि हमारे यहाँ गाय और गोधन की बात करने को कुछ लोगों ने गुनाह बना दिया है, लेकिन गाय हमारे लिए माता है। हमारे यहाँ गाय की बात करना, गोवर्धन की बात करना, कुछ लोगों ने ऐसे हालात पैदा कर दिए हैं जैसे कोई गुनाह कर रहे हैं, गुनाह बना दिया है। गाय कुछ लोगों के लिए गुनाह हो सकती है, हमारे लिए गाय माता है। आज वाराणसी से पीएम मोदी के तेवर काफी आक्रामक देखने को मिले, मानो पीएम मोदी आज एक गुरु की तरह विपक्ष को राजनीति का पाठ पढ़ा रहे हों। इसी को लेकर पीएम मोदी ने विपक्षी पार्टियों को उनके सिलेबस के बारे में जानकारी दी। मैं जब काशी के उत्तर प्रदेश के विकास में डबल इंजन की डबल शक्ति और डबल विकास की बात करता हूं तो कुछ लोगों को जरा कष्ट ज्यादा ही हो जाता है। ये वो लोग हैं जिन्होंने उत्तर प्रदेश की राजनीति को सिर्फ और सिर्फ जाति, पंथ, मत, मजहब के चश्मे से ही देखा। सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास की ये भाषा भी उनके सिलेबस में, उनकी डिक्शनरी में ये बातें है ही नहीं है। उनके सिलेबस में क्या है, उनकी डिक्शनरी में क्या है, उनकी बोलचाल में क्या है, उनकी सोच में क्या है, आप सब जानते हैं। उनके सिलेबस में है माफियावाद, परिवारवाद, उनके सिलेबस में है घरों, जमीनों पर अवैध कब्जा। पीएम का पूर्वांचल पर कितना जोर है, इस बात को कुछ ही दिनों में पीएम के लगातार दौरों से समझा जा सकता है। अखिलेश यादव की सभाओं में उमड़ रही भीड़ को बीजेपी कितना भी नकार ले, लेकिन अखिलेश की राजनीति जरूर उनकी चिंता बढ़ा रही है। छोटे छोटे क्षेत्रीय दलों को साथ लेकर अखिलेश अपना कुनबा मजबूत करने में जुटे हैं। यही वजह है कि खुद पीएम मोदी मुख्यमंत्री योगी के रथ के सारथी की भूमिका अदा कर यूपी की महारत के रण को जीतना चाहते हैं। दिल्ली में कोरोना फिर डराने लगा है। नए मामलों ने 6 महीने का रिकॉर्ड तोड़ दिया है। कोरोना के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन का खतरा सिर पर खड़ा है और डॉक्टर हड़ताल को लेकर जिद पर अड़े हैं। दिल्ली के एम्स के साथ 6 सरकारी अस्पतालों के रेजिडेंट डॉक्टर्स पिछले कई दिनों से कामकाज छोड़कर सरकार के खिलाफ मोर्चेबंदी में जुटे हैं। दिल्ली के साथ उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश के जूनियर डॉक्टर्स भी हड़ताल पर चले गए हैं। हड़ताल के बाद डॉक्टर न तो ओपीडी चलने दे रहे हैं, न इमरजेंसी में इलाज कर रहे हैं। मरीजों को बिना इलाज के अस्पताल से लौटाया जा रहा है। सीतामढ़ी जिला से आए हुए हैं। क्या हो रहा है अंदर में, क्या दिक्कत? अंदर में मवाद दिल्ली में बैठा हुआ है। डॉक्टर क्या कह रहे हैं? 2 नंबर पर जाओ, 9 नंबर पर जाओ, 44 पर जाओ, 6 नंबर पर जाओ,
ये 1.5-2 महीना से यही तो दौड़ दौड़ करते करते हालत थोड़ा खराब हो रहा है, सारा देह में जलन हो रहा है, खिर रहा है। आज क्या अभी क्या बोला डॉक्टर? आज भी वही लीला कहा कि दूसरा 6 नंबर पर जाओ, 6 नंबर वाला कह रहा कुंजी 72 नंबर पर जाओ। इसी तरह 8 बजे से बउआ रहे हैं, इसी तरह टपला खा रहे हैं और सारा सोच रहे हैं। डॉक्टरों का कहना है कि जब तक उनकी मांगें पूरी नहीं होंगी उनकी हड़ताल जारी रहेगी। दिल्ली में फोडा के आह्वान पर दिल्ली के 6 सरकारी अस्पतालों के रेजिडेंट डॉक्टर प्रदर्शन कर रहे हैं, लेकिन इस हड़ताल से ओपीडी में भी मरीज परेशान हो रहे हैं। ओपीडी में कई डॉक्टरों के न बैठने से कई मरीज बिना दिखाए ही लौट गए। ऐसी समस्या हो रही है यहाँ पे कि टेस्ट की जो तारीखें हैं वो 2-2 महीने 1.5 महीने की तारीखें आ रही हैं। बिना टेस्ट के कैसे डॉक्टर दवाई दें? यहाँ पे ऐसे चल रहा है, यहाँ पे बस पेशेंट को घुमाया जा रहा है, भगाया जा रहा है इधर से उधर, और कोई सिंसियर नहीं देखता कोई भी डॉक्टर। ऐसी बड़ी बड़ी लाइनें लगे रहते हैं, सुबह आते हैं 7 बजे के आते हैं। वहीं हड़ताल के गतिरोध को खत्म करने के लिए केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय और फेडरेशन ऑफ रेजिडेंट डॉक्टर्स एसोसिएशन ने कम से कम 4 दौर की बैठकें की हैं, लेकिन अब तक बात नहीं बनी। मंगलवार को तो प्रदर्शनकारी डॉक्टर स्वास्थ्य मंत्रालय के सामने थाली भी पीट आए, लेकिन लगता नहीं कि सरकार भी उनके आगे झुकने को तैयार है। बता दें कि हड़ताल कर रहे जूनियर डॉक्टर की मांग है कि नीट की काउंसलिंग के मुद्दे पर केंद्र सरकार आगे बढ़कर पहल करे। इसके अलावा राज्य सरकार भी इस मुद्दे पर गंभीरता से विचार करे। एकेडमिक जूनियर असिस्टेंट के पदों पर डॉक्टरों की नियुक्ति की जाए, जिससे उनके ऊपर लगातार 36 घंटे जो काम का दबाव है वो कम हो सके। डॉक्टरों की मांगे भी अपनी जगह जायज है, लेकिन किसी की हड़ताल के कारण मरीजों को परेशानी हो, ये सभ्य समाज के लिए ठीक उदाहरण नहीं है। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.